हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो टॉपिक लिया है हमने भारतीय संविधान से संविधान सभा का गठन पे केंद्रित है ये वीडियो, और इस पर हमने बहुत सी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। दोस्तों, अगर ये आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बगैर देरी किए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आशा करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, भारतीय संविधान। तो दोस्तों, संविधान संविधान बनाने की पहली मांग दोस्तों कब की गई है? तो ये बाल गंगाधर तिलक 1895 में स्वराज दल के माध्यम से की गई। जो इनके दो पेपर जो प्रकाशित होते थे, एक मराठा होता था, एक केसरी होता है। अगर हम बात करें कि वैश्विक दृष्टि पे कि सबसे पहले संविधान सभा की बात कहाँ की गई है, तो ये संविधान सभा की सर्वप्रथम अगर मांग की गई है तो इंग्लैंड के समानतावादियों के द्वारा और सर हेनरी मैन के द्वारा ये मांग की गई थी। और इसे व्यवहारिक रूप में अगर फ्रांस और अमेरिका के संविधान में इसको दिया गया था। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाती तो ये समानतावादियों और सर हेनरी मैन के द्वारा इसकी बात की गई थी और इसको व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था। अगर वहीं भारत में अगर बात करते हैं तो संविधान बनाने की पहली मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की, जिनके दो अखबार प्रकाशित होते थे, मराठा और केसरी। जो मराठा था वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अगर गांधी जी ने 1922 में मांग की थी, गांधी जी ने 1922 में की थी और उन्होंने कहा था कि भारतीय का संविधान जो होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मोतीलाल नेहरू ने भी 1924 में मांग की थी संविधान सभा की, और वहीं मानवेंद्र राव ने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग को उठाया था। आगे दोस्तों देखते हैं। एक पार्टी के रूप में पहली बार संविधान बनाने की मांग स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में की गई। 1934 में की गई थी दोस्तों। आगे कांग्रेस के द्वारा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 1937 में महाराष्ट्र के फैजपुर अधिवेशन में संविधान बनाने की मांग को उठाया था। वहीं अगर नेहरू समिति ने भी, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे, तो नेहरू समिति के माध्यम से भी संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया गया था। वहीं जो वर्कन हेड थे इंग्लैंड के भारत सचिव, इन्होंने क्या संविधान निर्माण की चुनौती दी थी कि भारतवासी जो हैं एक अच्छे ऐसा संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं जो पूरे भारतवर्ष के लोगों को मान्य हो। तो ये उन्होंने चुनौती पेश कर दी थी वर्कन हेड ने कि जो कि भारत के सचिव थे उस समय, तो संविधान निर्माण की चुनौती दोनों तो नेहरू समिति के मांग ने, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये संविधान निर्माण के लिए ये प्रक्रिया की गई। तो नेहरू समिति की मांग के द्वारा ये मांगें रखी गई थी दोस्तों। डोमेनियन स्टेट और मत का सभी को अधिकार होना चाहिए, महिला व पुरुष में समानता होनी चाहिए और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। इनकी जो मांगों का क्या था, नेहरू की समिति की मांग को स्वीकार नहीं की गई। और जो कि नेहरू समिति में जो थे उस समय 11 मेंबर थे, 11 सदस्य, जिसमें 2 मुस्लिम और 9 हिंदू सदस्य थे। तो नेहरू समिति में टोटल अगर हम बात करें कितने सदस्य थे, 11 सदस्य थे और मुस्लिम 2 थे और हिंदू 3 थे। तो जो नेहरू समिति ने अपनी मांग रखी की तो इनको अस्वीकार कर दिया गया था। अस्वीकार करने से क्या होता है दोस्तों, ये इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन जो आता है तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा
उन भारत में 1942 में आया था क्रिप्स। तो क्रिप्स कौन था? ये स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। मंत्रिमंडल के ये सदस्य थे। इनको भारत में 1942 में किसने? चर्चिल ने भेजा था कि आप भारत में जाकर भारत के नेताओं से आप भारतीय संविधान के ऊपर आप बातचीत करें। तो पहली बार अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। ये कब कहा गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया था कि पहली बार अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और गांधी जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव अपना पेश किया तो उसमें ये कहा गया था कि जो भी प्रांत हैं वो अपना अपना अलग संविधान बना सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये गांधी जी ने कहा, ये चीज़ जो भारतवासी थे, गांधी थे और नेताओं ने इसको ठुकरा दिया, क्योंकि इससे क्या है, भारत के कई भाग में टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो इसको यहाँ पे क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, ये असहयोग आंदोलन नहीं है, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। कौन? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन जब क्रिप्स मिशन फिर असफल हो जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं महात्मा गांधी। तो दोस्तों 1942 में वर्धा में क्या होती? कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग में 14 जुलाई को ये प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद 8 अगस्त को ये कहाँ? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो जाता है दोस्तों। और ये 9 अगस्त से शुरू होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगर प्रस्ताव पारित की बात आती है तो 8 अगस्त को होता है। अगर आंदोलन शुरू की बात होती है तो ये 9 अगस्त से शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आया था दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 सदस्यीय जो था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 3 सदस्य थे वो कैबिनेट के ही सदस्य थे। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल था तो उसी के ये सदस्य थे, तो उसको इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। तो इसमें 3 सदस्य थे। एक जो अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे और इनको अध्यक्ष बनाया गया। 2 अन्य जो सदस्य थे वो एक थे AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और ये AB अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना प्रमुख थे। ये 3 लोग जो आए थे कैबिनेट मिशन में आए थे 1946 में भारत आए थे। और इन्होंने दोस्तों संविधान सभा का गठन, इनका जो उद्देश्य था भारत में आने का वो संविधान सभा का गठन कराना था। तो अगर बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से होता है, तो कैबिनेट मिशन के माध्यम से होता है। भारत में अगर संविधान सभा का जो गठन का प्रस्ताव पास होता है वो किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा होता है। तो जो इसकी गठन किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। और गठन जो होना था वो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये प्रस्ताव किया गया कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो उस समय जो थे दोस्तों 1945 में, तो 1945 की अगर हम बात करें तो उस समय 11 प्रांत थे जिस पे कि अंग्रेजों का शासन था। 11 प्रांत थे जिसमें से 292 प्रतिनिधि चुने गए। 292 प्रतिनिधि, क्योंकि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इस तरह से 11 प्रांत की जो आबादी के हिसाब से 292 प्रतिनिधि 11 प्रांतों से चुनकर आए थे। और उस समय दोस्तों क्या था, छोटे छोटे जो राजा लोग थे तो इनको रियासतें कहा गया। तो ऐसी छोटी छोटी रियासतें 562 थीं। तो 562 में से जो प्रतिनिधि चुनकर आए वो कितने? 73 प्रतिनिधि चुने गए थे। और 4 चीफ कमिश्नरी एरिया से चुने गए थे। 4 कमिश्नरी एरिया थे। तो दोस्तों ये 4 कमिश्नरी एरिया कौन कौन से थे? एक तो दिल्ली था, अजमेर, मारवाड़, एक दिल्ली हो जाता है। दूसरा दोस्तों अजमेर और मारवाड़, तीसरा दोस्तों होता है कुर्ग। तीसरा कौन सा क्षेत्र? कुर्ग। और चौथा देश तो बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र से कौन
4 सदस्य आए। तो इनको ये जो चीफ कमिश्नरी एरिया क्यों कहा जाता है, ये मुख्य आयुक्त के क्षेत्र होते थे। मतलब ये होता है जो वायसराय गवर्नर होता था, जिन क्षेत्रों पे उनका डायरेक्ट नियंत्रण नहीं होता था, तो ऐसे क्षेत्रों का जो नियंत्रण करता था वो मुख्य आयुक्त के द्वारा किया जाता था। तो ऐसे जो क्षेत्र थे उस समय वो 4 चीफ कमिश्नरी ये थे, जिसपे कि हमारा मुख्य आयुक्त का शासन था, मुख्य आयुक्त था, जिसमें हमारे जो वायसराय थे उनका डायरेक्ट वहाँ पे नियंत्रण नहीं था। तो उन क्षेत्रों को कौन देखता था, मुख्य आयुक्त देखता था। तो ऐसे जो 4 क्षेत्र हुआ करते थे, तो वो हमने आपको बताया, दिल्ली था, एक अजमेर मारवाड़ था, तीसरा कुर्ग था, चौथा बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान दोस्तों कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्रों को मुख्य आयुक्त देखता था। तो मुख्य आयुक्त से कितने मेंबर चुन के आए थे, 4। तो टोटल अगर हम बात करते हैं 292, 93 और 3, 4, तो ये टोटल अगर संख्या होती है 389 होती है। 389 दोस्तों होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं 389 में से 4 तो कमिश्नरी हो गई, 93 रियासत हो गए, 292 इसके प्रतिनिधि हो गए। अगर हम बात इसमें करते हैं कि कुल महिलाएं कितनी थी, 389 में से कुल अगर महिलाओं की बात करते हैं तो कुल महिलाएं 15 थी। 389 में से 15 महिलाएं थी, अगर हम महिलाएं थी। और अगर हम बात अनुसूचित जाति की करें, एससी की, एससी की कितने सदस्य थे, भारतीय जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें 389 में से अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति के जो थे 26 थे, 26 सदस्य थे। और एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी के दोस्तों 33 सदस्य थे। 33 सदस्य। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 15 थी, अनुसूचित जाति 26 थे और अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे। तो इस तरह से संविधान सभा का जो गठन दोस्तों होता है 6 दिसंबर 1946 को होता है। तो 1946 में 11 प्रांत थे जो कि 292 प्रतिनिधि थे। तो उसमें अगर चुनाव होता था 292 का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, जो हमारा विधानसभा के मंडल के द्वारा ही इसका जो निर्वाचन हुआ था। तो उसमें जो कांग्रेस को सीटें मिली थी 208 और मुस्लिम लीग की जो सीटें मिली थी 73 और अन्य प्रतिनिधि जो थे वो 8, निर्दलीय सीटें कितनी आई थी, 8। तो दोस्तों क्या होता है, 292 जो हमारी सदस्य संख्या थी इसके लिए चुनाव कराया गया था। तो चुनाव जब होता है तो उसमें जो दोस्तों कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 मिली थी। और भाई अन्य प्रतिनिधि को जो 8 सदस्य थे ये कहते थे निर्दलीय थे। तो सर्वाधिक अगर प्रतिनिधि अगर किस प्रांत से चुनकर आए थे, तो सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से चुनकर आए थे। संयुक्त प्रांत से दोस्तों कितने थे, 55 थे। कितने, 55 मेंबर, ये सबसे अधिक है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर कौन था, तो ये मद्रास था। ये मद्रास था जहाँ से 49 सदस्य आए थे चुनकर, 49। और तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन था, बिहार था। तीसरे नंबर पर बिहार था जिसमें 36 सदस्य आए थे चुनकर। अगर सब प्रांतों की बात करें तो सबसे अधिक प्रांत संयुक्त प्रांत से आए थे 55 और उसके बाद मद्रास से 49 और बिहार से 36 आए थे। अगर हम रियासत की बात करते हैं तो रियासत में दोस्तों क्या होता है, 562 रियासतें थीं। तो 93 प्रतिनिधि इससे चुनकर आए थे। तो 93 प्रतिनिधि में से सर्वाधिक प्रतिनिधि किसे रियासत से थे, मैसूर रियासत से। कितने, 7। और कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। ऐसी कौन सी रियासत थी जिससे कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया था, वो हैदराबाद थी। हैदराबाद के राजा ने क्या, संविधान सभा में अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। तो अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर कौन था, तो 6 सदस्य किससे आए थे, कौन से, ट्रवनकोर रियासत से आए थे। ट्रवनकोर रियासत थी जो कि दूसरे नंबर पे थी रियासत। इसमें जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सरपू शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा में जो काफ़ी
प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सरपू, ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। सभा में अगर गैर कांग्रेसी प्रतिनिधि कौन थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, B.R. अम्बेडकर, जो कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर, ये 3 मेंबर ऐसे थे जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, इसीलिए सभा में गैर कांग्रेसी प्रतिनिधि इन्हें कहा जाता है। संविधान सभा पर विशेष बिंदु, तो दोस्तों इसका जो गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को, इसकी प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। अब दोस्तों क्या होता है, प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों ज़्यादातर ये कहा गया है कि संविधान सभा की जो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, उसी तारीख को संविधान सभा का गठन की डेट मानी गई है, मगर कभी कभी अगर 9 ना दी गई हो तो 6 भी दी गई होती, तो 6 दिसंबर को आप ठीक कर सकते हैं। अगर 6 नहीं तो 9, अगर 6-9 दी गई तो आप 9 को ही टिक करेंगे, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन अगर मानी गई है तो जिस दिन सभा का पहली बैठक होती है दूसरी दिन सभा का गठन माना गया है। तो इसके उसी समय अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वरिष्ठ सदस्य थे। जितने भी मेंबर थे उस समय उनमें सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा को, इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को ही बना दिया गया था। जब दूसरी संविधान सभा की मीटिंग होती है कब? 11 दिसंबर 1946 को, उस समय स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है, जिन्हें किन्हें चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, और एक उपाध्यक्ष चुना गया जिसे हीरेंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। वैधानिक या संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? B.N. राव को। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया दोस्तों। तृतीय बैठक दोस्तों जब होती है 13 दिसंबर 1946 को, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत की, जो कि 22 जनवरी 1947 को सभा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। तो इसकी अगर कुल संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? 165 होती हैं दोस्तों, और उसमें समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान निर्माण का जो कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। खर्च इसमें दोस्तों कितना आया है? खर्च आया था 64 लाख रुपए। संविधान निर्माण के लिए 64 लाख रुपए खर्च आया था। इसका 12 सत्र आयोजन हुए थे, और उसकी जो समितियां थीं, कुल समितियां कितनी थीं? 18 समितियां थीं। इसमें हम प्रमुख समितियों के बारे में को देख लेते हैं कि किस समिति के कौन से अध्यक्ष थे। अगर हम संघ समिति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। झंडा समिति के दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति के दोस्तों B.R. अम्बेडकर। दोस्तों जो प्रारूप समिति के जो थी, प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे दोस्तों। तो ये 7 मेंबर कौन कौन से थे दोस्तों? एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। जो प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे दोस्तों, इसमें एक के B.R. अम्बेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे। एक के दूसरे नंबर पर N.N. गोपाल स्वामी अयंगर थे। K.M. मुंशी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, और B.L. मित्तल। इनका थोड़े समय के बाद हट गए थे, और उनके स्थान पर N. माधव राव को ले लिया गया था। किसे ले लिया था? N. माधव राव को। किसके स्थान में लिया गया था इन्हें? B.L. मित्तल के द्वारा। B.L. मित्तल की जगह इन्हें ले लिया गया था, किन्हें? N. माधव राव को। वहीं D.P. खेतान, तो D.P. खेतान जो थे दोस्तों, D.P. खेतान की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जगह पर दोस्तों किसे लिया गया? इनकी जगह पर कृष्णामाचारी को लिया गया था, D.P. खेतान की जगह। तो D.P. खेतान की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जगह T. कृष्णामाचारी को लिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की बात करें तो 7 थे, जिसमें एक अध्यक्ष जो B.R. अम्बेडकर थे। तो 6 सदस्यों के हमने नाम आपको बताए हैं, इसको नोट कर लेना दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं कि और समिति के कौन कौन से।
प्रारूप समिति हो गई। और सदस्यों इसमें हम देखते हैं कि और सदस्य कौन कौन से थे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं प्रांतीय संविधान सभा की, सरदार पटेल हो गए थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के डॉक्टर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और झंडा समिति के दोस्तों राजेंद्र प्रसाद हैं। संचालन समिति के दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के कौन थे? जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद थे। आगे दोस्तों अगर संघ शक्ति समिति के कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति के दोस्तों कौन थे? नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगर हम मूल अधिकार संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी कौन थे? मूल अधिकार संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के दोस्तों एच.जी. मुखर्जी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के एच.जी. मुखर्जी थे दोस्तों। तो ये कुछ मुख्य जो समितियां थीं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये इसमें से प्रश्न आ जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। प्रारूप समिति को अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। और इसका जो गठन होता है 29 अगस्त 1947 को होता है। और इसके जो 24 जनवरी 1950 तक कार्य किया। किसने किया था? प्रारूप समिति ने। इसके अध्यक्ष दोस्तों B.R. अम्बेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। कार्य इसका क्या? संविधान मसूदा तैयार करना था प्रारूप समिति का। तो प्रारूप समिति जो बना, हमारे प्रारूप समिति के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ, तो उसमें दोस्तों क्या मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो दोस्तों क्या है उसमें 395 आर्टिकल्स, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। अगर हम वर्तमान में देखें कि कितने भाग हैं, तो अगर वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 4 से 70 अनुच्छेद हो गए हैं। 4 से 70 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। संविधान निर्माण में कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से लिया गया? तो 60 देशों से तत्व लिए गए थे। कितने देशों का अध्ययन किया गया था संविधानों का? 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और वहीं से जो मुख्य अंश लिए गए थे। अगर हम केंद्र राज्य की बात करें, जो केंद्र राज्य जो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, इसे 2 सरकारें कहा जाता है। संघीय सरकार, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था। अगर संसदीय व्यवस्था की बात करें, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो संसदीय व्यवस्था की जो रूपरेखा कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ये कहाँ से? USSR यानी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद ये कहाँ से लिया गया? ये भी USA से लिया गया, अमेरिका से। मूल अधिकार ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। आगे दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? ये भी USA से लिया, अमेरिका से लिया गया। और न्यायिक सर्वोच्चता ये भी USA से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य ये कहाँ से? आयरलैंड के संविधान सभा से, ये कि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? 1935 के से लिया गया। 1935 का जो अधिनियम था उससे लिया गया। गणतंत्र कहाँ से लिया गया? ये गणतंत्र का जो प्रक्रिया ये कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों
USSR यानी रूस से लिए गए हैं। तो ये मुख्य तत्व थे जो कि हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। ये किन किन संविधानों से तत्व लिए गए हैं उनको हमने देखा, क्रमवारी से देखा है। इसको बार बार नोट देखने से नोट कर लेना दोस्तों। हमारे संविधान पर अगर सर्वाधिक प्रभाव किस चीज़ का पड़ा है तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम का पड़ा है, क्योंकि 395 अनुच्छेद जो हैं उनमें से कम 250 250 अनुच्छेद किससे लिए गए, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी से लिए गए हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, नेशनल सिंबल क्या है, तो कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं हमारे, तो हम बात कर लेते हैं क्रमशः। राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको स्वीकार कब किया गया, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है। 1931 में इसे राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने था, 1931 में पी वेंकैया ने इसको, पिंगली वेंकैया या पी वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। कब, राष्ट्रीय ध्वज को 1931 में, और जिसे स्वीकार कर लिया गया 22 जुलाई 1947 को। मैडम, इसको दोस्तों मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार कहाँ फहराया था इसे, स्टुअर्टगार्ड जनवरी में फहराया था। पहली बार किसी भारतीय ने फहराया था, ये कब, 1907 में। कहाँ फहराया गया था, जर्मनी में, और जर्मनी में दोस्तों कहाँ पे, स्टुअर्टगार्ड में। और किसने फहराया था, मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार, किसने, किसी भारतीय के द्वारा ये कहीं बाहर 1907 में फहराया गया था। 2004 में नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। 2004 में नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी कि जिसके बाद भारत के प्रत्येक व्यक्ति को तिरंगा फहराने की अनुमति मिल सकी। तो तिरंगा दोस्तों अब जो चाहे सो व्यक्ति फहरा सकता है, पर उसके भी एक नियम है कि किस तरह से आप ध्वजारोहण कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो नियम बनाए गए हैं, कमर के नीचे आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठोकर वाली जगह पर नहीं इसको लगा सकते हैं, फहराने से रोकना अपराध है। तो कुछ नियम है कि ये आप इस तरह से, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका आप अपमान नहीं कर सकते हैं, इसको आप इधर उधर डाल नहीं सकते हैं, कूड़े करकट जगह में नहीं डाल सकते हैं। इसको अगर कहीं अगर ये फट जाता है तो इसको व्यवस्थित रूप से कहीं पर रख देते हैं, और इसको हम व्यवस्थित रूप से ज़मीन में, अगर आप उपयोग लायक नहीं बचा है तो इसको हम ज़मीन के अंदर दबा सकते हैं। कुछ विशेष राष्ट्रीय ध्वज, तो कुछ देशों के भी राष्ट्रीय ध्वज हैं, जैसे कि भारत का तिरंगा है, ब्रिटेन का यूनियन जैक है, USA का स्टार एंड स्ट्रिप है, UNA का ओल्ड ग्लोरी, ये राष्ट्रीय ध्वज हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। पहला स्वतंत्रता दिवस 1930 को मनाया गया था। राज चिन्ह, तो राज चिन्ह क्या है दोस्तों, राज चिन्ह कब स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। कहाँ से लिया गया था, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। और सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। पशु कौन कौन से हैं, घोड़ा, शेर, हाथी और बैल, घोड़ा, शेर, हाथी और बैल। तो राज चिन्ह जो हमारा कहाँ से लिया गया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान, तो जो राष्ट्रीय गान दोस्तों कब स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। पद्यांश 2 हैं इसमें दोस्तों, और जिसकी धुन जो तैयार की है सेना ने तैयार की, किसने, सेना ने तैयार की है। संक्षिप्त गायन दोस्तों क्या होता है, 20 सेकंड में ये पूरा कर लिया जाता है, अगर संक्षिप्त की बात करें इसमें। और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। किसे, राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया, 1911 27 दिसंबर को, और कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था। राष्ट्रीय गीत दोस्तों इसे कब स्वीकार किया गया, इसे भी 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और इसको जो गीत गाने का समय है वो दोस्तों 65 सेकंड है। और इसकी धुन जो कि तैयार पन्नालाल घोष के द्वारा की गई थी, और मूल भाषा में ये किस में है, संस्कृत भाषा में
दिया गया है। क्या? राष्ट्रीय गीत। पहली बार इसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 के। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था और शक सम्मत जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के से लिया गया है। शक राष्ट्रीय पंचांग हमारा 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। शक सम्मत दोस्तों प्रारंभ कब होता? कनिष्क से 78 AD में क्या होता है? शक सम्मत तैयार, और समय इसका क्या है? 78 AD में क्या शुरू होता है? शक सम्मत। राष्ट्रीय पशु दोस्तों हमारा बाघ है, इसको पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यायस कहा जाता है। और कब से हुए बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु? 1972 में है। इससे पहले दोस्तों जो तो राष्ट्रीय पशु था वो शेर था। 1972 से हमारा क्या हो जाता है? राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाता है। इन्हें हम पाल नहीं सकते। जो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ है, इसे हम पाल नहीं सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावो क्रिस्टेटस लिन्नायस। इसे हम मोर को का नाम है, वैज्ञानिक नाम है, और इसमें शामिल कब किया गया था? 1963 में से इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। और पहले अगर राष्ट्रीय पक्षी कौन था? कोई भी नहीं था। तो मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसे कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है। मारने पर क्या है? कारावास की सजा है दोस्तों। विशेष राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? निलंबो न्यूसीफेरा कौन सा है? कमल को राष्ट्रीय पुष्प का नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय नदी दोस्तों गंगा नदी है, इसे देव नदी भी कहते हैं। अगर हम राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है, और इसको वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। अगर हम खेल की बात करें, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और जो राष्ट्रीय मिठाई है वो क्या है? जलेबी है। वृक्ष दोस्तों कौन सा है? बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। इसको फाइकस बेगालिसिस कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है। जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? मीठे पानी की डॉल्फिन सुअस। इसे जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव की उपाधि दी गई है। धरोहर पर पशु कौन है? धरोहर पशु दोस्तों क्या है? हाथी है। कब से है? ये 2010 से माना गया है। 1971 में AD में बनाए गए कानून के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने पर कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों तो ये संविधान पर कुछ विशेष से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आपको बताते हैं कि दोस्तों जो हमारा मूल संविधान लिखा गया है, जैसे कि प्रारूप समिति के द्वारा जो प्रारूप मसूदा तैयार करके रखा गया था, उसको ना तो किसी ने टाइप किया था, इसे मूल यानी हाथों से लिखा गया था। तो ये प्रश्न आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताने जा रहे हैं। तो जो इसको लिखा किसने है? तो मूल संविधान को प्रेम बिहारी, किसने लिखा है दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने लिखा है। इन्हें अपने हाथों इटैलिक भाषा में इन्होंने लिखा है। इटैलिक भाषा में लिखा है, इटैलिक अक्षर में इसको लिखा है उन्होंने। और प्रेम बिहारी अपने हाथों से लिखा है। इनको जो लिखने में इन्हें समय जो लगा था वो 6 महीने लगा था। कितने? 6 महीने में इन्होंने इसे अपने हाथों से लिखा था। तो इसकी जो मूल प्रतिलिपि है हिंदी और इंग्लिश की, ये किसी टाइपिंग में की नहीं है दोस्तों, हाथों से लिखी गई है। और इस पे दोस्तों जो चित्रकारी की गई है, हमारे संविधान के पन्नों पे जो चित्रकारी की गई है वो किसके द्वारा की गई है? ये नंदलाल बोस के द्वारा की है। की गई है। तो इसमें जो चित्रकारी की गई है संविधान के पेज पे, तो ये नंदलाल बोस के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये नंदलाल बोस जो थे उस समय प्रधानाचार्य थे, कहाँ के थे? शांतिनिकेतन। तो दोस्तों जो नंदलाल बोस ने जो चित्रकारी की थी, नंदलाल
बोस के द्वारा चित्रकारी की थी और इनको इसके लिए 21,000 रुपये मिले थे। 21,000 रुपये मिले थे। वहीं यो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा को जब ये उपहार देने की बात कही गई तो उन्होंने इस उपहार को ठुकरा दिया और इन्होंने इसके बदले एक शर्त रखी कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पे इनका नाम प्रेम बिहारी और अंतिम पृष्ठ पर इनके दादाजी का नाम लिखा जाएगा। ये बात सरकार ने स्वीकार कर ली और इन्होंने कोई भी उपहार नहीं लिया, कोई भी रुपए नहीं लिए, 21,000 ठुकरा दिए थे और इन्होंने इसके रूप में प्रत्येक पेज पे इनका नाम और इनके अंतिम पेज पे इनके दादाजी का नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी फुल जानकारी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों ना भूलें। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस धन्यवाद।